चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अपन ने अभी तक देखो एटम में कौन सी चीजें पढ़ी है। स्टार्टिंग से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए थे। फिर फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए तो उससे एटम का कैसा दिखता होगा साइंटिस्ट लोगों ने बताना शुरू किया। 3 साइंटिस्ट मेन थे, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। बोर ने जो थ्योरी दी थी वो इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल रख के ही दी थी। बस ये है कि बोर के पहले वेवलेंथ और ये सब चीज़ें डिस्कवर होना हो गई थी, तभी वो बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वेवलेंथ एमिट होती है, ठीक है, और वापस आता है तो वेवलेंथ एमिट होती है, और जंप करता है तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। तो ये वेवलेंथ वाला पोर्शन सारा पढ़ लिया था, वहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सारे क्वेश्चन हो रहे थे अपने, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर तक यहाँ क्लियर है। अब जो साइंटिस्ट आएंगे ना, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे बिहेव करता है, वेव जैसे बिहेव करता है। तो अभी तक 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। उसके हिसाब से उन्होंने एटम को जमा दिया। अब जो आएंगे वो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो वो वेव के हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉन के जो भी डेरिवेशन, इलेक्ट्रॉन क्या, इनके वेवलेंथ और इनके जो डेरिवेशंस हैं वो इसके हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो अपना जो हेडिंग है वो क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कि एटम को वेव के फॉर्म में मैं कैसे देखो। अभी तक क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ एटम से मैं 3 थ्योरीज देके समझा दिया कि एटम ऐसा दिखेगा, उसमें कुछ चेंज किए फिर ऐसा, फिर सबसे बेस्ट बोर ने समझाया था, ठीक है, पार्टिकल नेचर से। अब वही चीज़ें मुझे किससे समझानी, वेव वाले नेचर से एटम समझाना है तुम लोगों को, कि वेव से एटम कैसा दिखेगा, बनेगा, ठीक है। हाँ, आ जाओ, इतना क्लियर है, ठीक है। अब कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं वेव हूँ चाहे मैं पार्टिकल हूँ, मैं ही रहूँगा ना। या कोई भी चीज़ मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो वेव है तो वो ठीक है, वेव है। जब उसको कन्वर्ट होना होगा पार्टिकल में, उसका पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल भी है। तो चीज़ चेंज तो नहीं हुई ना, था तो। अब वो होता ना कि यार पानी है, पानी को मैंने बर्फ़ में बना दिया, बर्फ़ को पानी में बना दिया, रहेगा तो पानी उतना ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज और सब सेम रहेगी, वो बात अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी। बट समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके एनर्जी फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये 1 किलो था तो उससे 1 किलो ही जमेगा, मतलब ऐसा, ठीक है। वो फिर एयर गैप, वो डेंसिटी चेंज होती है, बट तुम एक इन जनरल समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई चीज़ वेव है और अगर वो पार्टिकल में कन्वर्ट हुई तो ठीक है ना, पार्टिकल है, लेकिन बात तो सेम ही है, वो सेम चीज़ कन्वर्ट हो रही है। तो अगर सेम चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उसकी एनर्जी भी सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ, चलो हेडिंग क्या थी अपनी, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम को वेव से समझाया था, ठीक है। एटम को वेव से 2 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने समझाया था, ठीक है। तो पहला वाला क्या आता है अपना, कौन सी थ्योरी है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाँ, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं है, ठीक है, सब मन से दे रखा। अभी जो एटम की डेफिनेशन है करंट में वो बहुत अलग है। कल परसों शायद मैंने एक वीडियो शेयर किया था, देखा था, ग्रुप पे किया था, स्ट्रिंग वाला। हाँ, देखते ही नहीं होंगे। हाँ, वही वाला, कि एक एटम है, एटम को जूम किया तो 3 पार्टिकल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को भी हटा दिया, न्यूक्लियस में गया, फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको भी अलग किया, फिर एक किसी न्यूट्रॉन को उठाया, प्रोटॉन को उठाया, उसको भी जूम किया तो उसके अंदर और सब पार्टिकल्स मिलते हैं। तुम लोगों ने पढ़े होंगे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसॉन, हेक्स बोसॉन, ये सब जो, हाँ, ये तो एक कार्टून में भी आता था एंटी न्यूट्रिनो वाला, कभी देखा हो तो। न्यूट्रिनो पीता था और एनर्जी आ जाती थी, नहीं है, ठीक है ना, याद आया कुछ, हाँ था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी सब पार्टिकल होते हैं। फिर जब उन सब पार्टिकल को भी जूम किया तो फिर उसने बोला कि एक और कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, और उनको जब जूम किया तो फाइनली वो एक वाइब्रेशन मिली स्ट्रिंग के फॉर्म में। बस एक छोटा सा वाइब्रेशन था, उसको जब दूर से देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था कि पार्टिकल है, लेकिन जब बहुत जूम किया तो बस ऐसा ऐसा एक रबर बैंड जैसा ऐसा वेव जैसे फॉर्म में दिखा बस। तो फाइनली उसने बोला कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, बस वो एक वेव है। और वेव क्या होता है, एनर्जी। तो ये एक जो अभी लेटेस्ट में स्ट्रिंग थ्योरी, ये स्ट्रिंग जैसा दिखता है ना रबर बैंड, तो स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और फिर अभी जो करंट में अगर एक एटम का मॉडल दोगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ बोलते ही नहीं है। तुमने वो वाले डायग्राम देखे कभी, अपने जो क्या बोलते हैं ग्राफ आते हैं ना कॉपी में,
ग्राफ वाला है उस पर कोई मास है तो मास थोड़ा नीचे डिप हो जाता है तो पूरा ग्राफ नीचे धंस रहा है, ऐसे देखे होंगे। ठीक है, कि मान लो फॉर एग्जांपल अर्थ रखी है कहीं एक प्लेन पे, तो वो अर्थ की वजह से वो पूरा ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है। तो एटम को भी वो लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस तो ठीक है सेंटर में, वो थोड़ा डिप कर रहा है, लेकिन जो पूरा ग्राफ है ना, ग्राफ में जहाँ जहाँ बल्जिंग होगी वो बल्जिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, वो बस बल्जिंग इन द ग्राफ। वो जो प्लस वाला ग्राफ रहता है उसमें यहाँ बल्जिंग आए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ से बल्जिंग गायब हो कि यहाँ आ गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी जो थ्योरी मानी जाती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं, बस वो वेव्स जो क्रिएट हो रही है उस ग्राफ वाले पोर्शन में, वो वेव्स ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है वो। और तो ये सब पढ़ना वैसे कोई सेंस नहीं बनता, बट ठीक है, अपने इसमें क्वेश्चन आएगा तो पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में कोई और चेंज कर देगा, तो सारी चीज़ें मन से दे रहे हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और इसके बाद एक और आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने भी उसको एनर्जी और पार्टिकल मान के थोड़ा किया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, ये 2 चीज। तो वेव से कौन से 2 चीजें, मतलब देखो पार्टिकल के 3 एक्सपेरिमेंट थे, तो वेव के कौन से 2 एक्सपेरिमेंट है, ये 2। कौन सा, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। एक्सपेरिमेंट तो क्या है, हाइपोथेसिस वो दे रखे हैं इन्होंने कि ऐसा ऐसा होता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, बस वेव है तो वेव कैसा नेचर शो करेगी उसके बारे में बताया। ठीक है, अब डी ब्रोगली वाली चीज मैं थोड़ा समझा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, पहला वाला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो लिखते रहना। ठीक है, इसने क्या बोला था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल किस फॉर्म में होगा, जैसे लाइट आ रही है तो लाइट में बोलता हूँ ना, देखो लाइट नॉर्मली मेरे को क्या दिख रही है कि भाई वेव ही होगी, लेकिन पहले बताया था कि लाइट में क्या है, फोटोन के पार्टिकल्स होते हैं, तो एज ए पार्टिकल भी है। तो अगर कोई फोटोन के पार्टिकल आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, पार्टिकल तो उसको मैंने लिखा फोटोन, उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, और अगर भाई फॉर एग्जांपल ये वेव के फॉर्म में, ठीक है, नहीं यार वेव में वो चीज़ें नहीं आएगी, इसने लाइट को फोटोन माना था। ठीक है, मतलब वेव वाली चीज़ को इसने शायद ही माना था। हाँ, ये नहीं आएगा फिर इसमें, तो तुम ये हटा दो अभी, ये यहाँ नहीं आएगा, इसको हटा दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों माना था। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आ रहा है वो लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखो कोई भी अगर सेम चीज़ है, ठीक है, तो उसको दो क्या, उसकी एनर्जी सेम ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ पेन है, तो इस पेन को मैं पार्टिकल लूँ चाहे वेव लूँ, पेन ही रहेगा, इसकी एनर्जी सेम ही होगी। क्लियर है? अच्छा, ये चीज़ तुमने पढ़ी होगी, आइंस्टाइन की थ्योरी में बोलता है E = mc² जो होती है, उसका मतलब ये है, वैसे E = mc लिखते हैं शायद, अब mc² नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी = मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर बोला है, लेकिन E = mc, m और c लिखते हैं सिर्फ जो शायद करंट थ्योरी है कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मास होगा ना पार्टिकल का, उसको जब मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दूंगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पेन, तुमको पेन दिख रहा है, मैंने इसको फेंका तो मेरी एक लिमिट होगी ना, कितनी स्पीड से फेंक लूँगा इसको, 20-30 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही फेंक लूँगा। क्लियर है ना, 50-60 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं फेंक पाऊँगा मैं अपनी लिमिट से। कोई मशीन से फेंक पाऊँगा तो थोड़ा और तेज़ फेंक देगी। ठीक है, जैसे गन से जो बुलेट आती है वो बहुत स्पीड से जाती है, लेकिन इतनी भी स्पीड से नहीं जाती ना जितनी स्पीड से लाइट जाती है। यहाँ पे टॉर्च जलाऊँ और गन चलाऊँ, टॉर्च विद इन ब्लिंक पहुँच जाएगी, और वो गन के उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा कंपेयर टू जहाँ पे लाइट जा रही है। ये समझ में आई? ठीक है, जो गन की स्पीड वही 300-350 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ जो भी देते रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट ये मान के चलो पेन मेरे हाथ में, इसका कुछ मास है, इस मास वाले ऑब्जेक्ट को मैंने कितनी स्पीड से फेंकना है, 3 × 10⁸, मतलब समझ गया ना, 3 × 10⁸ मतलब 7 0 आते हैं तो करोड़ होता है। ठीक है, मतलब 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा से
पर सेकेंड बोला है, याद रखना। 1 सेकेंड में 3 करोड़ मीटर से भी ज़्यादा दूर जाना चाहिए। 3 करोड़ मीटर बहुत होता है ना। उसको सेंटीमीटर को क्या किलोमीटर में भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा जाएगा वो। और उसके बाद और भी ज़ीरो, 8 तक है, मेरे पास 7 ही ज़ीरो लिए मैंने अभी। क्लियर है? तो इतनी स्पीड से जब इसको फेंक दूंगा तो ये दिखेगा क्या तुमको? तो ये वेव में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 3 × 10⁸ से फेंकूं तो तुमको दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो वेव में कन्वर्ट हो चुका है। ये आइंस्टीन की थ्योरी थी। मास चेंज नहीं हुआ, चीज वही रहेगी। अब वो तुम कुछ भी बोलो, वो आइंस्टीन से पूछना, उसने ऐसा बोला है। देखो मैं आइंस्टीन हूँ, ठीक है, मैंने पार्टिकल लिया 3 × 10⁸ से फेंक दिया, दिखेगा क्या? तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को। कहाँ गया? तो वेव बोलूँगा, ठीक है। क्या बोलूँ? वो सब चीज़ें ठीक है, बट अभी ये चीज़ समझे ना कि कोई भी पार्टिकल को अगर मैं इससे फेंक रहा हूँ तो ये हो गया। इसी का सेम दूसरा वर्जन है, मान लो फोटोन है। फोटोन भी तो स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है ना। कोई भी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से फेंकता हूँ तो मास का होगा तो mc² में कन्वर्ट होता है। फोटोन भी तो लाइट के साथ ही आ रहा है, तो फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है? h। ये समझ में आता है ना? ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। कोई भी पार्टिकल के लिए अगर उसको कितनी एनर्जी मतलब स्पीड से फेंका जाए कि वो ये, और लाइट है तो लाइट की स्पीड से आती भी है, तो एक ही बात है ना। पार्टिकल फेंका, मान लो मैं वहीं ट्यूबलाइट के ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ से मैंने पेन फेंका इतनी स्पीड से 3 × 10⁸ से, समझ में आया? और वहीं से लाइट भी चला दी तो फोटोन भी आ रहा होगा उसको साथ में। मतलब पेन और फोटोन अभी अलग लिया है, बट समझ जाना है ऐसा थोड़ा, ठीक है, कि एक ही बात है। लाइट से चाहे मैंने पेन फेंका उतनी स्पीड से और वहीं से फोटोन भी आ रहा है उतनी स्पीड से, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें बराबर रहेगी ना। या फिर ये मान लो फोटोन मैंने हाथ में लेके खुद से फेंका और एक लाइट के साथ आ रहा है, तो एक बार वो mc² जब पार्टिकल था मेरे हाथ में और फिर फेंका, तो जब वो बाद में कन्वर्ट हुआ वेव में, और लाइट के साथ आएगा तो उसकी एनर्जी h नहीं होती है। ये दो चीज़ आती है। अब दोनों चीज़ सेम ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दूं एनर्जी को, तो mc² = h न्यू। ये न्यू है ना? हाँ, क्लियर है इतना? ठीक है। क्या घटेगा? कुछ नहीं करना, ठीक है, जो भी आएगा कुछ तो आएगा। हाँ भाई, hc/λ = mc²। c से c कट जाएगा, तो अब बचा क्या? mc = h/λ। मुझे वेवलेंथ चाहिए ना हर चीज़ की। हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो गया तो वेवलेंथ ही पता करूँगा उसकी और के में, तो वेवलेंथ क्या होगा? h/m × c। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, तो उसको h/m × v लिख दूं। क्लियर है? और तो तुम्हारी फाइनल वेवलेंथ आई h/mv। एक ये याद रखोगे। और मोमेंटम किसी भी चीज़ का पता होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम p = mv। मोमेंटम किसी भी चीज़ का क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम होता है mv। तो ये जो mv लिखा है मैंने, इसको मैं λ = h/p लिख लूं। यही थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने जो लैम्डा दिया था वो दिया था h/p या h/mv। क्लियर है? जितनी ज़्यादा मास उतनी कम वेवलेंथ। ये कुछ आया समझ में? कहाँ से आया, कैसे आया है? किसी को डाउट इसमें? हाँ, नहीं आया? आगे ना, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन फिर अराइज होके आते हैं कि जब इसने बोला कि ठीक है हर चीज़ पार्टिकल भी है वेव भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो चलो वेव के फॉर्म में दिखता है, ठीक है, या फिर फोटोन वोटोन ये सब दिख रहे हैं, लेकिन मैं वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहा? या फिर वो बुक में एग्जांपल लेता है क्रिकेट बॉल है या कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिख रही है और इलेक्ट्रॉन क्यों दिख रहा है? ये क्वेश्चन तुमको आया पहले कभी? ये मेरे को 12th में आया था, पता है, मतलब सोचने में, जब मैं पढ़ रहा था 12th का, तो उसमें पढ़ते ना थ्योरी में क्वेश्चन आंसर,
तब उसमें आया था कि हाँ एज अ वेव बिहेव करे। उसमें थ्योरी में क्वेश्चन रहता है कि वाई अ क्रिकेट बॉल डजंट बिहेव या डजंट लुक लाइक या एज अ वेव बट एन इलेक्ट्रॉन सीम्स लाइक अ वेव, वाई। थ्योरी में क्वेश्चन रहता था। हाँ एक्सप्लेन ये। तो मैं बहुत सोचा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फिर कुछ आंसर शायद मिला नहीं था ढंग का ऐसा, या मिला भी होगा तो पता नहीं क्या किया था, रट लिया होगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेट बॉल ली और एक इलेक्ट्रॉन है। क्रिकेट बॉल का कुछ मास है ग्राम में अच्छा खासा, इलेक्ट्रॉन का क्या ही मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में भी करोगे तो 27 ग्राम। ठीक है, तो बहुत ही कम है वो, -27 ग्राम, मतलब 0.000026 जीरो है, उसके बाद 9 आ रहा है। समझ में आया? 26 के 27 जो भी हो, 9 का पॉइंट हटा दोगे तो फिर नीचे ऊपर जाएगा, वो करते रहना। तो ऑलमोस्ट कितने हैं 26 27 जीरो के बाद 9 आ रहा है, तो कितना ही मास होगा वो, बहुत नेग्लिजिबल। अपन 0.01 होता है तो भी नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ये क्या ही मास है। तो वहाँ तो 0.000026 जीरो 27 जीरो के बाद कुछ 9 है। तो इलेक्ट्रॉन का मास और बॉल का मास समझ में है ना कितना वेरी कर रहा है। तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना इस चीज के वेवलेंथ के। तो जितना ज्यादा मास होगा कि देखो एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, वी भी अपन ने चलो मान लिया कि ठीक है, वी को अगर मैं सी रख रहा हूँ कि इतनी स्पीड से फेंक रहा हूँ, तो उस चीज को भी मैंने फिक्स कर दिया कि ठीक है वी को भी हटा दो, सिर्फ मास ही होगा क्रिकेट और इसमें जो वेरिएबल है कहीं ना कहीं। अब वो फिर वी भी देखो, वी इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने स्पीड ऑफ लाइट से फेंका और बॉल को भी स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया, ये वो बात अलग है। ठीक है, तो मास मैंने एक में रखा है इलेक्ट्रॉन का और एक बार रखा है इसका पार्टिकल का या बॉल का कोई भी। तो बॉल का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, तो इसीलिए बिल्डिंग की वेवलेंथ होती है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, बॉल की वेवलेंथ होगी लेकिन दिखेगी नहीं। मेरी भी वेवलेंथ है, मतलब मैं वेव के फॉर्म में हूँ लेकिन दिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो वेव बहुत ही छोटी है, दिख नहीं रही है। तो पार्टिकल के फॉर्म मतलब जो चीज़ ज़्यादा होगी 50% से वो दिखेगा। और इलेक्ट्रॉन वाले केस में मास बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसीलिए वो वेव के फॉर्म में दिख जाता है। ये रीज़न पूछता है कि भाई अगर तुम्हारे उसमें क्वेश्चन में थ्योरी में भी आ सकता है। तुम्हारे इस पे तो ये काम का है, आइंस्टाइन इक्वेशन बराबर फोटोन की इक्वेशन बराबर कर दोगे, लैम्डा इक्वल टू h/p या h/mv आएगा। इसमें दो एग्जाम्पल देता है, एक बार बॉल रखेगा, एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, और दोनों से एक डेरिवेशन करके तुमको पता लग जाएगा कि लैम्डा ज़्यादा है या कम है। क्लियर है? वो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा है नहीं। फिर उसके वेवलेंथ को अलग अलग फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, फोटोन के लिए क्या है, चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल, वो सब लिख देंगे। ठीक है, तो इससे यही कंक्लूजन हुआ ना मेरे पास फाइनली कि पार्टिकल नेचर जो है मोमेंटम मतलब पी, ये पी था ना, और ये क्या है लैम्डा। तो पी और लैम्डा इनवर्स में है h/mv, mv को मैंने p लिख दिया था, तो h तो कांस्टेंट है ये ना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि h तो फिक्स है ना, और h क्या अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लैंक्स का भी, प्लैंक्स नहीं दी होगी थ्योरी तो प्लैंक का कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर होगा, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन वाला दिया होगा उसने, तो वहाँ से अच्छा है। ठीक है, इधर देखो सारे, ये थ्योरी में आता है। ठीक है, कि पार्टिकल नेचर अगर कोई चीज का जितना ज्यादा होगा उसका वेव नेचर उतना कम होगा, अगर किसी चीज का वेव नेचर जितना ज्यादा है उसका पार्टिकल नेचर उतना ही कम होगा। मतलब कोई चीज वेव के फॉर्म में ज्यादा दिख रही है तो पार्टिकल कम दिखेगी, पार्टिकल ज्यादा दिख रही है तो वेव कम दिखेगी। क्लियर है? तो होता दोनों फॉर्म में, अब वो डिपेंड करता है इन सब बाकी चीजों पे, वेलोसिटी पे, उसका मास क्या है, इन सब चीजों पे। ठीक है, तो इससे दो अपने वो आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला लिया मैंने जो बुक में देते हैं वही ले लेता हूँ, एक क्रिकेट बॉल, और दूसरा लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन। बेस्ट है। क्लियर है? तो क्रिकेट बॉल का मास मैं अपने मन से रख दूं, कुछ भी कितना रखूं, की स्पीड, क्रिकेट बॉल को कितनी स्पीड से फेंक लूंगा मैं, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी से कटना आसान था। ठीक है, अब जब इसका लैम्डा मैंने निकाला तो वो क्या होगा, h/m
MV, H क्या होता है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और मास कितना है 20, ये कितना है 30, 3 2 6, 6 से 6 डायरेक्ट उड़ा दूं, ठीक है। बचा क्या 10⁻², है 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻², 10⁻36 क्या है वेवलेंथ है तो एंगस्ट्रॉम में, ये मीटर में लो, उसको हटाओ। कौन सा पॉइंट, वो हटा दिया मैंने, तो उसको डायरेक्ट 6 ले लिया। तुम राउंड फिगर में कैलकुलेशन चलने दो ना, ये 6 था, ठीक है। 3 2 6 कट गया सब, बस इतना बचा, ठीक है। अब वही चीज़ मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट रिंग में वेलोसिटी ले लूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, जिस भी रिंग में घूम रहा है उस पर डिपेंड करती है। मैं हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट रिंग का वेलोसिटी ले रहा हूँ, कितना होता है 2.1 इंटू 10⁻6, 10⁻6 Z/n होता है, Z1 N1, तो ये हो गया। इसके लिए वेवलेंथ H/mv 6.6 इंटू 10⁻34, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, 2.1 इंटू 10⁻6। इसको कैसे कट करूं, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। सारे को राउंड फिगर में से कर लिया, ठीक है। अब ये 1/3 कितना होता है 0.9, 0.3, 3 1, ये होगा ना 0.333 आएगा जो भी है, ठीक है। तो 0.3 इंटू 10⁻34, ठीक है। जो भी ठीक है वो सब चीज़ों खट खुटा के मीटर में भी रख दोगे, पॉइंट का नीचे भी रहो, ऊपर जाएगा तो -35, ठीक है। इसको जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है इसमें। गलत किया गया कुछ, 3 बचेगा तो 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, ये 1/3 था, 1/3 का आंसर आएगा 0.333 जो भी आता, मैंने सिर्फ 0.3 रखा, 0.3 का पॉइंट नीचे लाया, नीचे 10⁻1 आएगा, 10⁻1 ऊपर जाकर 10⁻−1 हो जाएगा, तो 35 ही तो होगा। अच्छा ये बोल रहे हो, अच्छा ये बाकी के है, ओ हाँ वही मैं तो इतना आ ही नहीं सकता था। ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा 30, अरे 30 क्या 31 32 33 34 3, -3 बचेगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो हाँ ठीक है -9, और पॉइंट था, पॉइंट हट जाएगा तो -10, क्यों, ठीक है। तो इसको मैं 3 एंगस्ट्रॉम लिख दूं, हाँ क्लियर है। तो उधर आंसर कितना है बेटा 3 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का, इधर वही वेवलेंथ कितनी आ रही है अपने 10⁻36 मीटर, इसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लोगे। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻10, 3 एंगस्ट्रॉम ये भी आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर में इतना, तो इतने मीटर में कितना 10⁻36 इंटू 10⁻10, तो 10⁻26 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 3 एंगस्ट्रॉम नापना, ठीक है, 10⁻26 एंगस्ट्रॉम तो ना के बराबर ही हो गया है। इसका मतलब क्या 0.000026 जीरो लगा दो और फिर 1 लगा देना, इतना एंगस्ट्रॉम है, और वो क्या 3 एंगस्ट्रॉम है। तो उसकी वेवलेंथ तुम फिर भी नाप पा रहे हो, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना कंपेयर टू दिस। ये समझ में आया ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, 3 ज़्यादा होता है बजाय इससे, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल छोटा था, मास कम था। इसकी वेवलेंथ इतनी कम क्यों आ रही है, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा था। तो ये जो लिखा है ना कि जब पार्टिकल नेचर होगा तो वेव नेचर उतना नहीं होगा, वेव होगा तो पार्टिकल नहीं होगा, तो वो इससे एक एग्जाम्पल दे के बताता है तुम लोगों को कि माँ क्रिकेट बॉल लोगे तो इतनी एंगस्ट्रॉम आएगी, तो इसलिए इतनी वेवलेंथ अपने को दिखती ही नहीं है,
लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिव दिख जाएगी अपने को नहीं, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट से दिखती है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव फॉर्म में देखा जा सकता है, क्रिकेट बॉल एज अ वेव फॉर्म में नहीं देखी जा सकती। अपने लेवल पे बेटा यही काम का है, क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, एच बाई एम बी। ठीक है, अब इसको वो जब क्वेश्चन देगा ना तुम लोगों को कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, कुछ भी, तो वो अलग अलग फॉर्म में देता है कि एक तो पोटेंशियल के फॉर्म में देगा कि मान लो दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं बीच में ये पार्टिकल के इधर उधर, वो कितने उससे मूव करेंगे। ये अपन ने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, पोटेंशियल जनरेट किया था तो एयर क्या हो गई थी, आयनाइज, या उसके जो एटम थे आयनाइज हो गए। आयनाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाए थे ना, तो कितनी वेलोसिटी से जाएंगे वो डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा तेजी से खिंचाएंगे। तो उसका जो वेव और ये यहाँ पे इसको पोटेंशियल के फॉर्म में भी देखना पड़ेगा। अगर पूछ लो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्म देख लेते हैं। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, और दो तीन और कुछ रिलेशन है वेवलेंथ के अलग अलग, वो डायरेक्टली याद कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में जब वो पूछे तो वहाँ डिराइव ना करने पड़े, वरना वहाँ तुम मास इनटू वेलोसिटी एच सब वैल्यू रख रखोगे, वहीं आओगे फाइनल कंक्लूजन। क्लियर है? तो ये फटाफट से लिख लो, मैं अगले उस पर सारे रिलेशंस लिख रहा हूँ वेवलेंथ के। तो मिटा दो इसको। बेटा अपन ने डी ब्रॉगली समझ लिया होता क्या है। ठीक है, डी ब्रॉगली क्या बोल रहा है, मैटर वेव और पार्टिकल वेव, मैटर पार्टिकल एक ही बात है, वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा कोई एक चीज़ में वेव प्रॉपर्टी होगी उतनी कम उसमें पार्टिकल प्रॉपर्टी होगी, जितनी ज़्यादा पार्टिकल प्रॉपर्टी होगी वेव प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। ठीक है, ये बोला था ना लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी या पी। ठीक है, तो यहाँ से वही कि जितना ज़्यादा वेव नेचर होगा उतना कम पार्टिकल नेचर होगा, और ये सारी चीज़ें। क्लियर है? वो अभी लिखवाया था ना, कहाँ गया, ये रहा। मोमेंटम, और मोमेंटम क्या, पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है किसी भी चीज़ के। और इन्वर्सली वेव, एच तो कांस्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, एच तो कांस्टेंट है, पार्टिकल नेचर, मोमेंटम और वेव नेचर वेवलेंथ इन्वर्सली में होता है। तो ये थ्योरी से आता है कि इफ मोर इज द पार्टिकल नेचर देन मोर इज द वेव नेचर, मोर इज द पार्टिकल नेचर लेस इज द वेव नेचर, इन्वर्स करते रहो ऐसा। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलो, तो अपन ने हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब जब वो वेवलेंथ पूछता है ना अलग अलग पार्टिकल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा, न्यूट्रॉन के लिए पूछेगा, अल्फा पार्टिकल के लिए पूछता है। ठीक है, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल है तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए अलग से पूछता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग फिर अलग अलग डेरिवेशन से आती है। तुमको हर चीज़ की वैल्यू याद नहीं होगी अभी एटलीस्ट इस चैप्टर तक के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ लिख दिए ताकि तुम लोग सीधा ये वैल्यूज़ याद कर लेना। वरना क्वेश्चन में वही एच की वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, कटोगे, सारा ये चीज़ करोगे। पोटेंशियल दे दिया तो पहले उसको कन्वर्ट करोगे पोटेंशियल में, फिर रखोगे, और वहाँ नहीं कन्वर्ट करते हैं तो क्या करोगे फिर। ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें कुछ डायरेक्टली लिख दी है मैंने। चलो, एक चीज़ ये डेफिनेशन है, पढ़ लेना। वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। कोई भी मैटर के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसको बोलते हैं मैटर वेव, क्योंकि पार्टिकल की वेव है ना, तो पार्टिकल की वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव। याद रखना है। ठीक है, वेव एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल पहले पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे अनचार्ज पार्टिकल, उसके बाद कुछ एक दो अलग चीज़ें कि उसके रिलेशंस। तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से अपने पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आती है, लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाय रूट वी नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ये क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग, अब चार्ज पार्टिकल की जगह वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, क्यू कूलम्ब इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, कैरिंग वेरिंग तो खुद से सोचना ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यों होगा। तो व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसका मतलब ये ना, दो प्लेट लगाई, वो अपना कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट, जितना ज़्यादा इनके बीच में गैप क्रिएट करोगे प्लस माइनस का, उतनी ज़्यादा चीज़ें आयनाइज होगी और जल्दी आयनाइज होगी, और जैसे आयनाइज हुई अपोजिट साइड उतनी जल्दी खिंचाएगा जितना ज़्यादा चार्ज होगा। ये समझ में आता है ना, कि अगर दो इधर पोटेंशियल डिफरेंस, इधर बहुत ज़्यादा प्लस कर दिया मैंने, इधर बहुत ज़्यादा माइनस रखा, तो अंदर जो भी एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा। वो इलेक्ट्रॉन जैसे आयनाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन किस साइड खिंचाएगा, प्लस की साइड। जितना ज़्यादा प्लस होगा उतनी तेज़ी से उधर जाएगा।
तो किस चीज़ पे डिपेंड करा? पोटेंशियल डिफरेंस पे ना। यहाँ इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, इस प्लेट का जो पोटेंशियल, उनके बीच में गैप कितना है प्लस माइनस में। जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से जाएगा, तो उतनी तेज़ी से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पूछता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछता है, ये सब चीज़ों के। और फिर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। तो मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे चेंज होगी ना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। तो वो वेलोसिटी को फिर तुम कैसे कन्वर्ट करोगे पोटेंशियल से, ठीक है। तो उससे तुमको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। और फिर अपने को ये पता है लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, h/p। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो इधर दोनों में mm का मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, तो m इंटू के ही, और यहाँ m² हो जाएगा। और इस 2 को यहाँ पे लाया तो 2m के ही हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? m² v²। ये दोनों का स्क्वायर को अंडर रूट मार दिया इधर, तो mv बचा। अब इस mv की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, तो 2m के ही आ गया ना। तो अब ये तुम वहाँ इतना डिराइव करने नहीं बैठोगे ना कि कैसा है, और डेरिवेशन में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई, भूल गए, तो फिर दिक्कत है। तो बेटर है याद कर लो। वो पूछेगा कि वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, ऐसे, मोमेंटम से कैसे, ऐसे। तो याद होना चाहिए लैम्डा इक्वल टू h/√2m के ही, मास जो भी पार्टिकल दिया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का भी फिर रिलेशन आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो 2m qv लिख दूं, तो वही लिखा है 2m qv0। ये v0 है ना सारे, v0 और v इसीलिए अलग लिखा है क्योंकि v वेलोसिटी लिखते हैं अपन, तो मैंने v0 पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिया है, जो गैप है ना इनके बीच का, उसको v0 लिखा है। ये जो गैप है पोटेंशियल का, इसको क्या लिखा है? v0। क्लियर है? तो वही चीज़ है। तो 2m काइनेटिक एनर्जी होता था, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से दे रहा हो तो 2m qv हो जाएगा, qv0। q जो भी चार्ज पार्टिकल दे रखा हो उसने, उसका। अगर अल्फा देगा तो अल्फा का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का तो चार्ज कुछ है ही नहीं, तो उसको कुछ ये ऐसे करके। क्लियर है? आ रही चीज़ समझ में? ठीक है। तो वही चीज़ों से फिर इलेक्ट्रॉन का जब ये रखते हो h की वैल्यू, 2 की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, सब वैल्यू रखोगे तो फाइनली आता है लैम्डा इक्वल टू √150/v0 या फिर 12.27/√v। दोनों वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये सारे डिराइव्ड है, जैसे ये डिराइव किया ना ऐसे बाकी भी डिराइव्ड है। क्लियर है? तो एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल में ये है 12.27/√v याद रखोगे। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन होंगे ना तुम्हारे, वो 12 की टेबल से कट रहे होंगे, तो ये वाला रख दोगे। और अगर 150 या 5 ऐसी टेबल से कट रहे हो तो ये वाला वैल्यू रख दोगे। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, तो दोनों ही याद करना। ये नहीं कि 150 वाला सिंपल लग रहा है तो वो कर लिया, ये नहीं किया। दोनों कर लेना था कि वहाँ फिर 150 का अंडर रूट लोगे, एलसीएम लोगे, इतना सारा वो करोगे, तो बेटर है ना अभी याद कर लो। 12.27 आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी होती है? 12.27/√v0 या फिर होल में 150/v0, ठीक है। प्रोटॉन के लिए कितनी होगी? क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन के मास से, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो यहाँ पे जब मास ऑफ का है वो इलेक्ट्रॉन रखूँगा, ये प्रोटॉन रखूँगा, तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी सारी कटने में और सब में। तो 0.286/√v0 आता है। ये कितना आता है? 0.286/√v0। क्लियर है? और ये जो फोन में भी आ रही है ना, देखो मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम ही जाएगी। तो इसकी वेवलेंथ, मास ज़्यादा था तो वेवलेंथ कम ही जा रही है ना, 0.286 आया है /√v। √v तो कॉमन है ना दोनों में, तो कंपेयर करो तो इसकी वेवलेंथ कम जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। क्लियर है? सभी को आ रहा है फोन में? ठीक है, आना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का जो भी मास होता है और चार्ज होता है, उसको जब ये रखूँगा qv0 का गया अपना 2m के वाले में, तो 0.101/√v आता है। याद रखनी है सब वैल्यूज, ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाती है। अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। v0 क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ दिस पार्टिकल। और कब आता है? जब वेवलेंथ व्हेन कैप्ड बिटवीन चार्ज पार्टिकल ऑफ पोटेंशियल v। ये क्या है? वेवलेंथ व्हेन चार्ज पार्टिकल कैप्ड बिटवीन पोटेंशियल v। हाँ, v0 मतलब देखो, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ तो क्या होगा, प्लेट के बीच में प्रोटॉन रख रहा हूँ तो क्या होगा, दो प्लेट के बीच में न्यूट्रॉन रख रहा हूँ तो क्या होगा, न्यूट्रॉन के अल्फा पार्टिकल रख रहा हूँ तो क्या होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन रखूँगा तो किधर भी नहीं जाएगा ना, तो उसको तो पोटेंशियल से मैं डिफाइन कर ही नहीं पाऊंगा। तो पोटेंशियल के बीच में कौन सी चीज़ें रखनी पड़ेगी? सिर्फ चार्ज वाली।
इलेक्ट्रॉन रखूँगा तो कुछ आएगा पोटेंशियल से रिलेशन में, प्रोटॉन से भी आएगा और अल्फा से भी आएगा। तो वो इसमें फिर तुम वैल्यू शिफ्ट कर करके सॉल्व करते हो, तो सीधा ही याद कर लेना। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन से तो मैंने नहीं देखे, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अल्फा पार्टिकल का कभी पूछ ले तो, वरना इलेक्ट्रॉन से आते हैं, देखना। हाँ, वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन व्हेन केप्ट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V0। और ये क्यों इसका चार्ज लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वो सब रख दिया, पहले ही रख दिया, इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने। सब सॉल्व करने के बाद सिर्फ V0 बचा है। अल्फा का बोलेगा। अल्फा का भी चार्ज वार्ज सब रख के ही कर रहा हूँ मैं। देखो कहाँ गया, 2m क्यूब ही था, एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, तो बाकी और 2 कांस्टेंट है, तो ये सब चीज़ें फॉलो हो जाए, और h भी कांस्टेंट है, तो ये सब चीज़ें फॉलो हो जाएगी, सिर्फ √V0 बचेगा, √ का है ना। फिर प्रोटॉन के लिए उसका मास रखा, उसका चार्ज रखा, h रखा, सब फिक्स है, तो उसकी एक वैल्यू आई। अल्फा पार्टिकल का मास रखा, चार्ज रखा और h रखा, उसकी वैल्यू आई, सिर्फ V0 बच रहा है ना सब में। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद आता है वेव एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज में कौन कौन सा आता है अपने, न्यूट्रॉन और गैस मॉलिक्यूल, ये सारी वैरायटी है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए जब चीज़ें सॉल्व करते हैं ना अनचार्ज पार्टिकल वाले, तो h/√2em आता है ये। ठीक है, 0.286 बाय √e, ये याद रखना तुमको। 286 में आया था वो रहा। प्रोटॉन वाले में भी 286 आया है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या सेम होगा, मास ऑलमोस्ट सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए वो जो मास की वजह वैल्यू रखूँगा, और चार्ज तो इसका ऐसा कुछ होता नहीं है, तो चार्ज को भी फिजिक्स में कन्वर्ट कर रखा होगा, क्योंकि चार्ज 0 लेगा तो फिर तो सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कन्वर्जन करके क्यू भी नहीं होगा, फिर वो के ही होगा। तो वो जो ई है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो। ये लिख लो। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ए न्यूट्रॉन है। ठीक है, और वो के ही काइनेटिक एनर्जी है, के ई कर लो उसको। देखो अगर मैं इसको चार्ज वाले पोटेंशियल, देखो 2 प्लेट के बीच में न्यूट्रॉन रखूँगा तो कुछ होगा क्या, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो चार्ज वाला ये तो लगा ही नहीं सकता ना मैं, पोटेंशियल डिफरेंस रखने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो एक्सेलरेट ही नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन वाली चीज़ हट गई इससे। तो मैं कौन सा फॉर्मूला रखना पसंद करूँगा, यही वाला। h फिक्स है, 2 फिक्स है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, तो सारी चीज़ें रखने के बाद फाइनली सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी बचेगा, बाकी सब फिक्स है, ये तीनों चीज़ें फिक्स है। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी बचे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दोगे तो फॉर न्यूट्रॉन एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर है? फिर गैस मॉलिक्यूल का भी अलग से पूछता है कि गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h/√mv, h/p होता है, h/mv वही, तो m इंटू वी RMS। जब भी गैस पार्टिकल की बात करोगे और पढ़ते हो तो वेलोसिटी कौन सी लेती है अपन, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, लिखते इसका वो पढ़ा होगा, लिखते हैं उल्टा है, पढ़ते सीधा है ना, कि पहले स्क्वायर लगाते हैं फिर मीन फिर रूट, लेकिन RMS लिखते हैं वो। ठीक है, तो h/v RMS लिखा, h/m इंटू वी RMS जो है ना, उसको फिर इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो ये इसमें आएगा। देखो k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये कहाँ से आया है एग्जैक्ट कोई मतलब नहीं है, ये कैसे आ गया, ऐसे तो फिर सारे डेरिवेशन तो रटने नहीं है, उसको याद कर लेना बस। h/√3m kT, T क्या है टेम्परेचर, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, M क्या मास ऑफ जो भी गैस मॉलिक्यूल देगा, और 3 है। क्लियर है? KT, हाँ ठीक है। तो K यहाँ पे क्या है, वो नहीं है कि केल्विन का K, कुछ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/Na, R/Na भी कांस्टेंट है। R होता है अपना ये कौन सा गैस कांस्टेंट, ठीक है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23 मोल होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो K आता है, तो K की वैल्यू तुमको इससे आएगी इसको सॉल्व करने पे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, फाइनली जो भी कुछ होती है सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आएगी। ठीक है, या फिजिक्स में लिखी होगी तो मार्क्स देख लेना। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या याद रखना है, h/√3m kT। इसके लिए क्या याद रखना है, 0.286/√k। इसका और इसका सेम है, बस 2x3 यहाँ √v हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ रूट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है तो याद ही रखोगे, और न्यूट्रॉन ये अल्फा पार्टिकल देख लेना जैसा भी 101। क्लियर है? चलो ठीक है। फिर अब उसके बाद कुछ पूछता है कि वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वही उधर के ये सब। मोमेंटम क्या होता है, √2m के, कहाँ से आया, ये रहा, ये p इक्वल टू √2m के ही है ना, तो वही लिखा है कि p को सीधा मैंने √2m के ही लिख दिया। तो ये सब याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे। ये क्या है, p है इक्वल टू √2m के, एक ही बात है ना। क्लियर? वो चीज वहां लिखी। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, अब कौन सा चार्ज पार्टिकल, 3 है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल 3 टाइप के हो सकते हैं तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। कैरिंग चार्ज Q, जो भी उनका Q चार्ज होगा, इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V0। ये इस, तो काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितनी तेजी से घूमे। अरे यार, काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा, कितनी तेजी से इधर उधर जाएगा, उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा जो भी चीज़ रखी उस पर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा तेजी से खिंचाएगा। और एक और किस चीज़ पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा वो चार्ज पार्टिकल पे चार्ज, उतनी ज़्यादा तेजी से खिंचाएगा। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर वही सॉल्व करते रहना, ये सब चीज़ें आ जाएगी। और ये जो डी ब्रॉगली ने दिया था तो हाइपोथेसिस था ना, बस उसने बोल दिया था कि मैटर वेव, ये जो भी है क्या, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर आपस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो प्रूव नहीं किया था उसने, सिर्फ बोल दिया था। उसको प्रूव किसने किया था, डेविसर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल किसने प्रूव किया था, डेविसर एंड जर्मर। ये साइंटिस्ट के नाम है, याद रखना। वेव नेचर किसने बताया था, इसने, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। क्या होता है, कोई मतलब का नहीं, नाम याद रखो। जैसे वो याद रखा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता लगा था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा था। तो वैसे ही वेव नेचर ऑफ कोई भी पार्टिकल कैसे पता लगा था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये फिजिक्स में आता है वैसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वहाँ पढ़ते रहना वेव नेचर जब पढ़ोगे। अब हाँ, ये जो है ना डी ब्रॉगली वाला, मैंने बोला डी ब्रॉगली मेरे लिए नहीं लगेगा ना, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी आएगी, तो वो नेग्लिजिबल के बराबर मानते हैं। तो इसीलिए डी ब्रॉगली किसके लिए लगता है, सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए लगेगा, ठीक है। ये एक ह्यूमन बॉडी, एक बॉल, बिल्डिंग, इनके लिए नहीं लगेगा। कैलकुलेट होती है, लेकिन कैलकुलेट बहुत नेगेटिव में होगी, 10 दी पावर कुछ बहुत माइनस में, तो इतनी गिनते नहीं है। क्लियर है? चलो मिटा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव दोनों की वेवलेंथ अलग होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा न्यू इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, सी बाय न्यू। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, अभी तक EM वेव्स पढ़ रहे थे ना, इसको EM वेव भी तो बोलूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लेकिन अगर जब मैंने बोल दिया कि मैटर वेव क्या होती है, पार्टिकल के साथ जो वेव है, तो उसके लिए h बाय पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा कुछ, या तो सिर्फ वेव थी तो वेव का मास तो कुछ नहीं होता, वेव है। लेकिन अगर बोल दिया पार्टिकल के साथ अगर वेव है तो उसका मास भी होगा, तो वो लिखते हैं मैटर वेव इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बाय p है, h बाय mv। तो मैटर वेव के लिए ये वेवलेंथ होती है, EM वेव्स के लिए ये वेवलेंथ होती है। अभी तक यही तो पढ़ा अपन ने, 2 वेवलेंथ पढ़ी है, EM वेव्स की पढ़ के आए थे, और आज मैटर वेव की भी पढ़ ली। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो बेटा फोटो ले लिया था, आगे क्लियर। चलो मिटा रहा हूँ मैं ना। अब अपन अभी वेवलेंथ पढ़ रहे हैं ना, कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रॉन को मैं पार्टिकल भी बोल रहा हूँ, वेव भी बोल रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो अगर पहली रिंग का है तो उसके साथ कितनी वेव होगी, दूसरे रिंग का है तो उसके साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होगी, तीसरे रिंग का है तो कितनी वेव क्या होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वेव बोलते हैं ना। तो पहली रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो कितनी वेव दिखेगी, दूसरे रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी दिखेगी, तीसरे रिंग में घूम रहा है तो कितनी वेव दिखेगी। ये इसका मतलब है, पहली रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 1 वेव दिखेगी, दूसरे रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 2 वेव दिखेगी, तीसरी रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 3 वेव दिखेगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। छठी रिंग में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो 6 वेव दिखेगी। बस यही फॉर्मूला था कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, जितनी रिंग उतनी वेव्स। तो वही है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, मतलब उससे क्या पता लगेगा कौन से कितना दूर है, मतलब कितना दूर मतलब कौन सी रिंग में, ठीक है, एंड वेवलेंथ।
ठीक है। तो MVR इज इक्वल टू NH/2 ये पढ़ा था पहले, इससे तो आया था रेडियस, ये रेडियस यहीं से आया था अपना, है ना, रेडियस का डेरिवेशन यहीं से था अपना, और एक और को फिर डिवाइड मारा था स्क्वायर करके। और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv पार्टिकल के लिए अभी पढ़ के आए अपन, यही पढ़ा ना, पार्टिकल वेव या मैटर वेव, तो इससे अपन निकाल देंगे। बता रहा हूँ बेटा, मैटर वेव या पार्टिकल वेव, ये पढ़ा अभी। अब जब इन दोनों को भाई लैम्डा VR MV, ये MV को उधर शिफ्ट करोगे तो h बाय लैम्डा आ जाएगा। तो ऐसे करके जब इन दोनों से मिक्स करोगे तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा आएगा। 2π कांस्टेंट है, रेडियस इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स या ऑर्बिट नंबर, ये कितनी वेव्स है, तो रेडियस और वेवलेंथ का एसोसिएशन है कि जितने दूर पे होगा वहाँ कितनी वेव्स। तो क्वेश्चन इससे ये आएगा कि जो भी ऑर्बिट है, हिंदी में लिख लो, ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतनी ही वेव प्रोड्यूस होगी। सिंपल भाषा में ये है। एग्जांपल, थर्ड रिंग में 3 वेव्स प्रेजेंट है, 7th रिंग में 7 वेव्स प्रेजेंट है, फर्स्ट रिंग में 1 वेव प्रेजेंट है। क्लियर है? ये है कंक्लूजन इसका। बेटा इधर नहीं आया, ये पॉइंट पढ़ के, हाँ हाँ टिफिन देने आता ना, ओके ओके ठीक है, अच्छा जाओ, हाँ जाओ ना, मना तो करूँगा। चलो ये समझ में आया। ये है इसका मतलब, ये है कि जिस भी रिंग में पूछ रहा है, मान लो तुमसे पूछे कि थर्ड रिंग में कितनी वेव प्रोड्यूस होगी, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड रिंग में घूम रहा है तो 3 वेव प्रोड्यूस होगी। ये है कितनी वेव प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब एमिट तो तब होगी ना जब जंप कर रहा है, तो वो नहीं पढ़ रहे अपन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड रिंग में घूम रहा है तो ठीक है, पार्टिकल है, घूम रहा है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी। यही पढ़ के है ना अभी डी ब्रोगली से, ये पता लगा कि पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर फर्स्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होगी, 1। सेकेंड रिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होगी, 2। थर्ड रिंग में घूम रहा है तो 3 वेव एसोसिएटेड। वो पार्टिकल भी और वेव भी है, तो एक ही टाइम पे वो पार्टिकल भी रहता है, थोड़ा वेव भी रहता है। क्लियर है? तो वो ये बोल रहा है कि तो फिर ये याद रखना, ये कंक्लूजन है उसका, कभी पूछता है तो। हाँ, तो ड्यूअल नेचर, वो ये ड्यूअल नेचर वाली चीज है, ठीक है, ड्यूअल नेचर वाली ही चीज है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। कितनी वेव, वो किस पे डिपेंड करेगा, रिंग पे। जो भी रिंग होगी उतनी वेव। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है, पूछता है कि कौन से रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो कितनी वेव प्रोड्यूस होगी, तो बता देना, सिंपल है। क्लियर है? अब फटाफट से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा देता हूँ बेटा, आर रखने के लिए। ये आर कैसे निकालोगे, कभी पूछ लिया तो। और उसकी वेवलेंथ है कितनी, ये पूछ लिया तुमसे कि थर्ड रिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता है 2 वेव है, उस वेव का वो कैसे निकालोगे, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू ये बाय एन कर दोगे, 2πr बाय एन। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स या ऑर्बिट नंबर। रेडियस अपन देखो, या तो रेडियस देगा या एन, कुछ तो पता देख के देखा ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है समझो कि फाइंड द वेवलेंथ associated with the electron in third orbit। क्वेश्चन समझ में आया? वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो मुझे पता है कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 3 वेव होगी, लेकिन वो वेवलेंथ होगी कितनी, वो किससे आएगा, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा है। तो वेवलेंथ लैम्डा है ना अपनी, 2πr बाय एन, 2π इंटू रेडियस मुझे पता है कि थर्ड ऑर्बिट का कितना होता है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन क्या है, 3 का स्क्वायर बाय कुछ नहीं दिया तो जेड 1 ही रखते हैं, लिखवाया था शुरू में। ये 2πr बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। तो थर्ड रिंग है तो नंबर ऑफ वेव कितनी प्रोड्यूस होगी, 3।
तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका लैम्डा आ जाएगा कि वो वेव है, उस वेव का एग्जैक्ट वो क्या है, वेव लेंथ कितना है, जो भी है। क्लियर है? तो ये एक ऐड कर लेना, ठीक है। मिटाऊं? आ गया? और किसी को डाउट तो नहीं इसमें बेटा? अभी तक अपनी हेडिंग क्या चल रही थी बेटा? वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल, वेव वाले में 2 ही साइंटिस्ट लोग आए थे। एक तो पहला डुअल नेचर दिया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब डी ब्रॉगली ने, और सेकंड कौन था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो जैसे जैसे खोज होती गई, पहले पार्टिकल नेचर पे 3 साइंटिस्ट थे, फिर वेव नेचर पे 2 आए, तो जैसे जैसे आते गए फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती गई ना, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे वेव के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगती गई, वो पार्टिकल की चीज़ें हटाते गए कि पहले फिर ये गलत था, वो गलत था, ऐसा गलत वैसा गलत, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने यही किया कि पहले की चीज़ों को फिर मना करते गया कि इसने ये गलत बताया, उसने गलत बताया, इसके हिसाब से ये था, उसके हिसाब से ये था। तो बोर ने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन को? पार्टिकल। अगर कोई चीज़ पार्टिकल है, प्योर पार्टिकल है, तो उसका प्योर एक फिक्स मास होगा और फिक्स उसकी वेलोसिटी होगी, मूव कर रहा है तो, ये समझ में आया? तो उसका मोमेंटम आएगा ना। कोई एक पार्टिकल है बेटा, ठीक है, तो पार्टिकल का ये मोमेंटम लिखा है ना, पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है, क्या होगा? उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कुछ फिक्स होगा ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, और जिस वेलोसिटी से जिस रिंग में घूम रहा है वो भी फिक्स है, तो उसका फिक्स मोमेंटम आना चाहिए। जब घूम रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए बोर के हिसाब से, क्योंकि उसका मास देखो, समझ में आ रहा है? ये सेंटर में न्यूक्लियस रखा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन सेकंड रिंग में घूम रहा है, तो सेकंड रिंग में वेलोसिटी फिक्स होती है ना, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। Z अगर हाइड्रोजन के लिए 1 है तो N2, तो डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी फिक्स हो गई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है ना, चेंज थोड़ी होगा। किसी चीज़ का मास क्यों चेंज होगा? मैं कॉलेज में रहूँ या यहाँ रहूँ, सेम ही हूँ ना, तो वेट कुछ अलग होगा क्या कि यहाँ कुछ अलग वहाँ कुछ अलग? नहीं ना, नहीं, ठीक है, हाँ समझ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमे सेकंड रिंग में, चाहे सेकंड रिंग में यहाँ घूमे, चाहे यहाँ घूमे फर्स्ट रिंग में घूमे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहता है, ठीक है, और वो वेलोसिटी उसके रिंग के हिसाब से फिक्स है, तो मोमेंटम फिक्स आना चाहिए ना एक फिक्स रिंग के लिए। हाँ ठीक है, 5 मिनट लगेगा, चलो पढ़ा देता हूँ यार, अब इतना लिखा है मेहनत से। तो P = mv, तो हर रिंग में, अरे यार दे, हर रिंग में मोमेंटम फिक्स है ना कोई भी चीज़ का। तो ये बोर्ड ने बोला था कि कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज मटेरियल पार्टिकल, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड, कि कहाँ घूम रहा है बता सकते हैं, तो पोजीशन भी बता सकते हो और मोमेंटम भी बता सकते हो एक टाइम पे कहाँ है कैसे है, क्यों? क्योंकि वो वेव में कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ, ठीक है। फिर डी ब्रॉगली आया था, डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो अगर कोई पार्टिकल से वेव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मास कम होगा ना धीरे धीरे। वेव जब ओरिजिनल पार्टिकल था तो उसका मास पूरा होगा, वेव में कन्वर्ट हो रहा है तो कम हो रहा है ना मास, तो धीरे धीरे वो पूरे वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। मास सेम रहता तो पार्टिकल होता ना, वो पार्टिकल से वेव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो वेव का कोई मास होता है क्या? वेव का क्या मास? तो यही तो उसने बोला था कि कोई भी चीज़ वेव में भी होती है, पार्टिकल में भी होती है। रुका हुआ रहेगा तो पार्टिकल दिखेगा, जब चलेगा तो वेव नेचर भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब सेकंड रिंग में घूम रहा है तो वो पार्टिकल भी है, लेकिन जब मूव कर रहा है ना, और मूव करते ही रहता है हमेशा, तो जब मूव कर रहा है तो वो अपना वेव नेचर भी शो करता है, जो बनाते ना, कभी देखा होगा डायग्राम ये, तो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल भी है। तो उसका मास तो फिर एग्जैक्ट वैसा नहीं रहेगा ना। मैंने बोला सिर्फ कोई चीज़ वेव है, वेव का मास होता है क्या? कुछ नहीं होता। पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास होता है। इसने क्या बोला? वेव भी और पार्टिकल भी है। तो वेव, जब वेव होगा तो मास उसका हट गया ना कुछ, और जब पार्टिकल है तब मास है। तो चीज़ें एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैंने फोटो क्लिक की, मतलब एटम में घूम रहा है, मैंने फोटो क्लिक की, तो फोटो क्लिक की तब इलेक्ट्रॉन रुक गया ना एक जगह, रुका हुआ दिख रहा है, तो रुका हुआ तो उसकी वेव गायब, मास आ गया। लेकिन जब देख रहा हूँ अपनी आंखों से तो मूव कर रहा है तो वेव है, मास गायब। तो एक ही टाइम पे तुम उसका मोमेंटम और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। लोकेशन बता दोगे तो वो रुक गया, समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल में बन गया। और जब मूवमेंट के टाइम पे बता पाओगे तो तब मोमेंटम बता दोगे जब घूम रहा है तब, लेकिन तब पोजीशन नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ आ रहा है कि नहीं?
वेव, अरे ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन मतलब ये इससे ये निकालना क्या, पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे तुम पोजीशन निकालोगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये रहा, तो वो रुक गया, मैंने पकड़ लिया ना इलेक्ट्रॉन को, घूम रहा था, ये रुक गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उसका मोमेंटम गायब, छोड़ दिया, घूमने लगा, तो मास वेव में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वेव का मास होगा नहीं तो फिर मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल पाते हो एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये फिर डी ब्रोगली के हिसाब से ऐसा आ जाता है, और ठीक है, तो उसने बोला कि एग्जैक्ट दोनों निकाल पाओ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोर प्रिसाइसली एट अ गिवन इंस्टेंट सिंस द वेव इज एक्सटेंडिंग थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस, वो ठीक है फिर ये। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग ने यही चीज बोली कि अब देखो पूरा वेव भी नहीं है और पूरा पार्टिकल भी नहीं है, तो चीजें कहीं बीच में कुछ गड़बड़ रहेगी ना, तो जब पोजीशन भी निकालोगे तो उसका चेंज इन पोजीशन कुछ आएगा, ठीक है, और मोमेंटम भी निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम बोलते हैं, एरर या चेंज। तो ये जो है ना डेल एक्स, ये क्या है, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, और ये क्या है, एरर इन मोमेंटम। तो एक ही टाइम पे तुम पोजीशन मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, और ये जो बोला इट इज इम्पॉसिबल, ये देखो, टू मेजर साइमल्टेनियसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक ही टाइम पे एक साथ, दी एग्जैक्ट बोला है ना, एग्जैक्ट वर्ड को याद रखना, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि कुछ तो मास में कन्वर्ट है, कुछ पार्टिकल में कन्वर्टेड है, तो एग्जैक्ट कैसे बता दोगे एक ही टाइम पे दोनों चीजें, ठीक है। ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, और किसके लिए बात होती है ये सब चीजें, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एटम के अंदर मूविंग पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसी के लिए बात होगी। तो उसने जो डेरिवेशन दिया वो ये था, डेल एक्स इंटू डेल पी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोर देन का कोई मतलब नहीं होता, सीधा इक्वल टू रखते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करूँगा, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और सॉल्व कर लूँगा, लेकिन जब इक्वेशन लिखी जाती तो मोर देन या इक्वल टू लिखता है, क्लियर है। और डेल पी क्या होता है, एम इंटू डेल वी, वेलोसिटी चेंज होगी ना पोजिशन के साथ, तो एम इंटू डेल वी ये हो गया, फिर डेल वी ये रहने दिया, एम नीचे ले आया तो ये डेरिवेशन आ जाएगा, इसमें एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन सब की वैल्यू रखी तो क्या आएगी 0.57 अर्ग, या फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर दूंगा तो 0.53 इंटू 10⁻34 अर्ग जूल सेकंड, क्लियर है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, अब इससे अगला एनर्जी वाला डेरिवेशन लिखा है और कुछ नहीं है, हाँ जो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, इधर देख लेना जल्दी, मास इंटू वेलोसिटी, टाइम का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम, सॉरी तो बोल रहा हूँ, हाँ मतलब एक्सीलरेशन होता है ये, और एम ए क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है जो भी वो देखते रहना फिर, ठीक है। वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू वी बाई टी, तो वही लिखा है, वी बाई टी क्या हो गया तुम्हारा, एक्सीलरेशन हो गया, और ये जब एम ए आ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स इंटू टाइम हो गया, ठीक है। अब मोमेंटम, अब उधर फोर्स इंटू टाइम और इधर मोमेंटम बचा, दोनों साइड डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, इधर भी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया और इधर भी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होगा, एनर्जी, और टाइम तो इधर रही है, ठीक है। तो एनर्जी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इंटू टाइम, मोमेंटम डेल पी रखा, डिस्टेंस को पोजीशन होता है, तो डेल एक्स रखा, एनर्जी को ये रखा और टाइम को ये रखा, क्लियर है। तो उससे एक डेरिवेशन निकल के आता है तुम्हारा, इस चीज़ को मैं इससे रिप्लेस कर दूँ ना, इसमें ये डेल एक्स इंटू डेल पी था, तो डेल एक्स इंटू डेल पी को मैं डेल ई इंटू डेल टी भी लिख सकता हूँ ना, तो एक और मेरा क्या बन जाएगा, डेल ई इंटू डेल टी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अगर एनर्जी देता है क्वेश्चन में एनर्जी के टर्म्स में तो ये रखना, तो ऐसे एक दो और है, वो ये देखो, डेल एक्स डेल पी मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल एक्स इंटू डेल वी, तो एम यहाँ रख दिया क्योंकि डेल पी होता है ना एम डेल वी, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इससे वेलोसिटी दे के रखता है, तो एम इधर आ गया, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में डेल ई इंटू डेल टी एच अपॉन 4 पाई, और उसी को वेवलेंथ के एक टर्म्स में लिखेगा तो ये आखिरी एक याद रख लेना, ये मोड लगा रखा है, मोड मतलब अंडर रूट और फिर स्क्वायर, फिजिक्स में पढ़ते सॉल्व करते, ठीक है। अब ये कंडीशन उसने दे रखी कि डेल एक्स अगर 0 होगा, कि चेंज इन पोजीशन हो ही नहीं रही है, तो मोमेंटम क्या आएगा, इनफाइनाइट, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर चेंज इन मोमेंटम 0 रखा तो चेंज इन पोजीशन इनफाइनाइट आ जाएगी,
क्योंकि ये चीज तो फिक्स है ना h/4 पाई। तो ये इनवर्स में ये जीरो रखोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, ये जीरो रखोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, आता है ना। ये कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू है ना, तो डेल एक्स इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके, एक इनफाइनाइट होगा तो एक जीरो होगा तो एक इनफाइनाइट। तो डेल पी जीरो रखा तो 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, तो डेल एक्स क्या आएगा इनफाइनाइट। इसको इधर ले जाऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ और डेल एक्स जीरो रख दूं तो 1/0 इनफाइनाइट, तो डेल पी इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन फिर इससे क्रिएट होती है। तो वो ये बोला था कि एक ही टाइम पे तुम पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी मूविंग पार्टिकल का। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे अपना पार्टिकल नेचर खत्म है इस एटम वाले चैप्टर का, वेव नेचर यहाँ पे खत्म है। इसके बाद एक श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, उसने वेव को थोड़ा और ढंग से समझाया था, लेकिन वो सब चीजें अपन एक काम करेंगे क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें वो चीजें आ जाती है, एन एल एम सब आ जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो वहाँ वो एफपीडी और उसके लिए तुमको पता होना चाहिए एक बार। तो अब अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा क्वांटम नंबर्स। पहले क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वांटम नंबर के जो रूल्स होते हैं 3, एनर्जी फिलिंग और कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्बिटल के शेप पढ़ेंगे, उनके ग्राफ और श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इतना पोर्शन बचा है। तो कल मेरे को एक लंबी क्लास लेनी है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं देख लूँगा टाइम क्या रहेगा, 2 क्लास या 1 क्लास को खींच दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू।